MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ अनाया भी मौजूद है, आदर्श भी मौजूद है। हमारे दोनों सहयोगी आपको खबर बताएंगे। और लेकिन विश्व में क्या हो रहा है सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। एक बहुत बड़ा आक्रमण जो अमेरिका की तरफ से हुआ, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। वेनेजुएला में लोग रात को सोए हुए थे, उन्हें खबर नहीं थी कि एक बड़ा धमाका होगा और एक के बाद एक धमाके होते रहे। इसके पीछे के कारण क्या रहे ये हम जरूर बताएंगे। लेकिन जो डेल्टा फोर्स है अमेरिका की, उसने इतनी बड़ी तबाही मचा दी कि वेनेजुएला को संभलने का मौका नहीं मिला। लेकिन इस फोर्स की ताकत क्या है, कैसे काम करती है, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं। लेकिन यह भी बताएंगे कि इसका इंपैक्ट पूरे विश्व पर क्या पड़ने वाला है। अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले कर पूरे वेनेजुएला को दहला दिया। लेकिन इन हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो को लेकर बड़ा दावा कर पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि वेनेजुएला की राजधानी काराकास में धमाकों के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने अपने कब्जे में कर लिया है। सवाल ये है कि वेनेजुएला में धमाके कर वहां के राष्ट्रपति को कब्जे में लेने वाले अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने आखिर इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया, चलिए बताते हैं। दरअसल ऑपरेशन शुरू होने से हफ्तों पहले अमेरिकी CIA और डेल्टा फोर्स के खुफिया विंग ने वेनेजुएला के अंदर स्थानीय मुखबिरों के जरिए मादुरो के सैन्य ठिकानों और उनके करीबी जनरलों की लोकेशन ट्रैक की थी। इसके लिए डेल्टा फोर्स ने स्टील्थ ड्रोन्स और सैटेलाइट इमेजेस का भी सहारा लिया था। डेल्टा फोर्स के कमांडो ने सीधे राजधानी काराकस में प्रवेश करने के बजाय पड़ोसी देश गुयाना और कैरेबियन सागर के जरिए 2 रास्तों से वेनेजुएला में एंट्री ली। दावा है कि डेल्टा फोर्स लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टरों और साइलेंट इंजनों वाली नौकाओं का इस्तेमाल कर वेनेजुएला के तट पर उतरी थी। साथ ही रडार की पकड़ में न आने वाले MH-47G चिनूक हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया ताकि वेनेजुएला के पुराने रडार सिस्टम को चकमा दिया जा सके। हमले के दौरान अमेरिकी नौसेना के जहाजों ने वेनेजुएला के जैमर्स को ठप कर दिया था, जिससे मादुरो की सेना को समय पर कोई सूचना नहीं मिल पाई। डेल्टा फोर्स जमीन पे काम कर रही थी तो अमेरिकी वायुसेना F-35 और F-15 लड़ाकू विमानों ने वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र में गश्त की ताकि वेनेजुएला की वायुसेना जवाबी कार्रवाई न कर सके। सर्वप्रथम उन्होंने क्रूज मिसाइल से हमला किया। जो एयर 160 आर्मी एयर असॉल्ट हेलीकॉप्टर रेजिमेंट, जिसमें कि M60 हेलीकॉप्टर्स हैं, पेनिट्रेटर्स, जो कि इस्तेमाल किए थे अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए, उनका इस्तेमाल किया है। इनके ऊपर एंटी रडार कोटिंग होती है, ये पेनिट्रेट कर सकते हैं। और इन्होंने जाके एक अबडक्शन ऑपरेशन किया है काराकास में, जो प्रेसिडेंशियल पैलेस पे था। इस तरह ट्रंप की डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला में ऑपरेशन मादुरो को अंजाम दिया। लेकिन डेल्टा फोर्स कितनी ताकतवर है ये भी जान लीजिए। डेल्टा फोर्स दुनिया की सबसे खतरनाक और गुप्त सैन्य इकाइयों में से एक है। डेल्टा फोर्स HK-416 और M4A1 जैसी असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल करती है। डेल्टा फोर्स के सैनिक ऑपरेशंस में ऐसे हेलमेट और चश्मों का उपयोग कर रहे हैं जो AI के जरिए दुश्मन की लोकेशन और दूरी को रियल टाइम में डिस्प्ले करके दिखाते हैं। डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला में ऑपरेशन को अंजाम देकर अपनी कुशलता दिखाई है। करीब 30 मिनट तक वेनेजुएला के आसमान में आग बरसती रही और डेल्टा फोर्स देखते ही देखते राष्ट्रपति मादुरो को लेकर वेनेजुएला से गायब हो गए। वेनेजुएला में भीषण तबाही मची है। वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को भी डेल्टा फोर्स ने तबाह कर दिया। अब पूरी दुनिया अमेरिकी आक्रमण की निंदा कर रही है।
रूस ने वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई को संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया। ईरान भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पर भड़का है। ईरान ने हमले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मौलिक सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन बताया है। स्पेन ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा है, तो अर्जेंटीना मादुरो पर हुई कार्रवाई के लिए खुशी जता रहा है। खुशी तो वेनेजुएला में भी मनाई जा रही है। मादुरो की सत्ता को लोग पसंद नहीं करते थे, वो लोग वेनेजुएला में जमकर जश्न मना रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि वेनेजुएला में अब आगे क्या होगा? क्या वेनेजुएला में नई सरकार की स्थापना ट्रंप के इशारों पर होगी? क्या कोरिना मचाडो वेनेजुएला की राष्ट्रपति बन सकती हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो घंटे भर में सब कुछ तबाह हो जाता है। वेनेजुएला के सैन्य ठिकाने हो, चाहे हवाई पट्टियां हो, सब कुछ ध्वस्त किए जाते हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अमेरिका की तरफ से कोई बयान आया है? तो ट्रंप का बयान आया। एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, इस वक्त स्क्रीन पर देखिए, ध्यान से देखिएगा। और बड़ी खबर क्या है? ट्रंप ने कहा है कि कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं। ये एक बड़ी जानकारी है। ऑपरेशन में कुछ लोग घायल हुए हैं ऑपरेशन में। और इसके बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि ये जो बड़ी जानकारी है और एक अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और ये पूरी जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन को ट्रंप ने लाइव देखा है कि किस तरीके से उनके पूरे सैन्य शक्ति के साथ उसने हमला किया और घंटे भर में सब कुछ तबाह कर दिया। और इसका जो लाइव प्रसारण है वो पूरे कैमरे की नजर से ट्रंप देख रहे थे। एक अहम जानकारी सामने आ रही है। लेकिन वेनेजुएला को संभलने का मौका नहीं मिला क्योंकि तैयारी थी नहीं और यहां पर अमेरिका ने पूरी तरीके से प्लान बना रखा था। लेकिन जो लोग सोए हुए थे उन्हें कैसे पता नहीं चला और इस हमले के बाद लोगों का रिएक्शन क्या था, आगे की जानकारी अनाया बता रही है। जी बिल्कुल विवेक, देखिए आज ग्राउंड जीरो जयपुर से मैं बताऊंगी किस तरीके से वेनेजुएला की तबाही का प्लान रचा गया। वेनेजुएला के जो लोग हैं उनको इसकी कानो कान खबर तक नहीं थी, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ट्रंप वेनेजुएला की तबाही का प्लान कर रहे हैं। ताबड़तोड़ वेनेजुएला पे बमबारी की गई जिससे कि पूरा वेनेजुएला हिल गया। वेनेजुएला में जब बमबारी हो रही थी तो लोगों में अफरा तफरी मच गई, लोग यहाँ वहाँ भागने लगे, लोग अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी तक लेकर भागने लगे। लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अपनी जान कैसे बचाएं, क्योंकि ताबड़तोड़ वहाँ पे जब बमबारी हुई तो वहाँ अफरा तफरी मच गई और इस तरीके से तबाही का प्लान वेनेजुएला के लिए रचा गया था। ये तबाही का पूरा मंजर कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है और किस तरीके से तबाही वहां पर मचाई गई, अमेरिका ने कैसे वेनेजुएला को दहला दिया, इसकी तस्वीरें दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट के जरिए। दुनिया में 8 युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले तथा कथित शांति दूत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्लोबली एक्सपोज हो गए हैं। वेनेजुएला के तेल भंडारों पर ट्रंप की नजर टेढ़ी हुई तो दुनिया ने साल की शुरुआत में ही तबाही का ट्रेलर देख लिया। ट्रंप के ऑर्डर के बाद अमेरिका ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए बमबारी कर वेनेजुएला की राजधानी काराकास को दहला दिया। वेनेजुएला के मिरांडा एयर बेस पर भी मिसाइल से विध्वंसक हमला किया गया। फाइटर जेट्स ने आसमानों में ऐसी आग बरसाई कि वेनेजुएला में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं ही नजर आने लगा। ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। एक के बाद एक दर्जन भर मिसाइलों ने वेनेजुएला के मिरांडा एयर बेस को मिट्टी में मिला दिया। हमले के बाद वेनेजुएला के सैनिकों ने भागकर अपनी जान बचाई। अब इन तस्वीरों को देखिए। ट्रंप के आदेश पर अमेरिका के 16 जंगी जेट्स ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास के नेवी बेस पर घातक हमला किया। काराकास पर अटैक के बाद अमेरिका ने चीनूक हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया। वेनेजुएला में उठ रही आग की लपटें तबाही की दास्तान खुद बयां कर रही हैं। अमेरिकी हमलों के बाद पूरे वेनेजुएला में हाई अलर्ट के सायरन बजने लगे। लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागे। अफरा तफरी ऐसी मची कि सड़कों पर गाड़ियों का रेला नजर आने लगा। अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने पूरी ताकत के साथ वेनेजुएला को दहलाया तो मादुरो की सेना भी बख्तरबंद टैंक लेकर सड़कों पे उतर आई।
देशों में भीषण जंग ने पूरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ने वेनेजुएला में तबाही का अलार्म क्यों बजाया है। दरअसल ट्रंप वेनेजुएला पर कैरेबियन सागर में ड्रग तस्करों की मदद करने का आरोप लगाते हैं। अमेरिका कैरेबियन सागर में ड्रग तस्करों के जहाजों को तबाह करता रहा है। नार्को टेररिज्म का किंगपिन बताते हुए ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्र मादुरो पर $50 मिलियन का इनाम भी घोषित कर रखा था। लेकिन दुनिया तो मानती है कि ड्रग्स तस्कर तो सिर्फ बहाना है। ट्रंप की नजर वेनेजुएला के कच्चे तेल भंडार पर है। पिछले कई हफ्तों से वो धमकी दे रहे थे, उनकी बोट्स के ऊपर हमला कर रहे थे, उनके शिप्स को कैप्चर कर लिया था जो ऑयल ले जा रहे थे। वास्तव में उनका मकसद कुछ और है। उनका असली मकसद है वेनेजुएला के ऑयल को कैप्चर करना। वेनेजुएला में दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, 303 से 304 बिलियन डॉलर। दुनिया का 1/5 टोटल प्रूवन रिजर्व्स से ज़्यादा है। और अगर इसके ऊपर कैप्चर कर लेते हैं या ऐसी सत्ता को बिठाते हैं कि वास्तव में जो अमेरिका को की ऑयल के साथ डील करेगा, अमेरिका को बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को फायदा होगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ट्रंप के कब्जे में है। ग्लोबल मंचों पर ट्रंप की आक्रमणकारी नीति का विरोध हो रहा है। सवाल यह है कि जब वेनेजुएला ने 2 दिसंबर को कहा था कि वो ड्रग्स तस्करी से निपटने के लिए यूएस के साथ समझौतों पर बातचीत के लिए तैयार है, तो फिर ट्रंप ने वेनेजुएला में विध्वंसक हमले क्यों किए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वेनेजुएला की कमर टूट गई है और ऐसा हमला कि घंटे भर में चारों खाने चित हो गया है। बचने के प्रयास कर रहा है, वहां के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जिहादियों की कमर तोड़ी जा रही है और योगी आदित्यनाथ की जो पूरी फौज है ऐसे जिहादी जो कि धर्मांतरण करवाते हैं उन्हें चिन्हित कर रही है, उन पर एक्शन ले रही है। बाकी की बात आदर्श बता रहे हैं। बिल्कुल विवेक, लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी तो आपको याद होगी, जिसको लेकर हमने खुलासा किया था कि कैसे केजीएमयू जिहाद की प्रयोगशाला बन गया है। धर्मांतरण के आरोपों के बाद केजीएमयू प्रशासन अब जाग गया है, साथ ही अपने हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी जागरूक करने लगा है। धर्मांतरण से लड़ने के लिए केजीएमयू ने क्या कदम उठाए हैं, एक रिपोर्ट देखिए। लखनऊ की केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण की लैब चलाने वाले जिहादी इस नोटिस को जरा गौर से पढ़ लें। केजीएमयू के हॉस्टल में लगा ये नोटिस जिहादी मानसिकता पर चोट भी है और यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण के पाठ्यक्रम का सबूत। हिंदू छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाले जिहादी डॉक्टर्स पर यूपी में शिकंजा कसा जा रहा है। यूनिवर्सिटी की कोई दूसरी हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर जिहादी मानसिकता वाले डॉक्टर्स का शिकार न बन सके, उसके लिए केजीएमयू में विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है। आप देखें तो यहाँ पर लिखा गया है कि केजीएमयू में काम करने वाले या फिर पढ़ने वाले कोई भी महिला जो स्टूडेंट्स हैं या उन काम करने वाले लोग हैं, उनको अगर किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के लिए किसी तरीके का दबाव देता है, प्रेरणा देता है या कोई लालच देता है, तो ऐसी स्थिति में जांच के लिए 7 सदस्यीय जो लोग हैं उनकी टीम बनाई गई है और इसके साथ साथ इनकी जानकारी देने वालों की पूरी डिटेल जो है वो गुप्त रखी जाएगी, उनका नाम भी, उनकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। और ये यहाँ पर बाकायदा नोटिस चस्पा किया गया है। बताया जा रहा है कि जितने भी केजीएमयू में हॉस्टल्स हैं उन सभी हॉस्टल्स के बाहर ही नोटिस चस्पा किया गया। नोटिस में साफ है कि अगर किसी भी हिंदू छात्रा को धर्मांतरण सिंडिकेट ने लव जिहाद का पाठ पढ़ाने की कोशिश की है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। छात्राएं खुद इसकी शिकायत 6 जनवरी तक केजीएमयू प्रशासन तक पहुंचा सकती है। लोगों ने सारे नोटिस बोर्ड पे और सारे जितने हमारे ग्रुप्स हैं उस पर एक नोटिस निकाला है कि जिसको गोपनीय रूप से भी कोई जानकारी बिना अपनी आइडेंटिटी खोले हुए देना हो वो भी दे सकता है। और उसके लिए 3 ऑफिसेस के पते दे दिए गए हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सभी लोग जो केजीएमयू में हैं या शहर में हैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि डीन पैरामेडिकल जो मेरा ऑफिस है
अधीक्षक जो डॉक्टर सुरेश कुमार का ऑफिस है या प्रॉक्टर के ऑफिस में किसी भी लिफाफे में रख के बिना कोई नाम लिखे हुए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के नाम से वो जाके डाल सकते हैं, धर्मांतरण लिख दें, उस पर डाल दें। उसके जो भी इनपुट्स होंगे उसको हम लोग ज़रूर जांच में रखेंगे। दरअसल हाल में ही केजीएमयू की एक हिंदू छात्रा ने केजीएमयू के ही रेजिडेंट डॉक्टर रमीज पर प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर धर्म बदलने का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। पीड़ित छात्रा के मुताबिक डॉक्टर रमीज ने खुद को अविवाहित बताया और लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब उसने शादी की बात की तो डॉक्टर रमीज ने उस पर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। छात्रा ने धर्म बदलने से मना किया तो रमीज ने उसे छोड़ दिया। लगातार मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने 17 दिसंबर 2025 को आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसके बाद छात्रा को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और तब जाकर डॉक्टर रमीज की लव जिहाद वाली मानसिकता का पर्दाफाश हुआ। केजीएमयू की हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर को लव जिहाद में फंसाकर उसका शोषण करने वाला डॉक्टर रमीज तो फरार है, लेकिन यूपी पुलिस ने रमीज पर शिकंजा कसने की तैयारी पूरी कर ली है। जिहादी मानसिकता वाले डॉक्टर रमीज पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने भी रमीज के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। देखिए, उस पर दोनों तरह से कार्रवाई हो रही है। विश्वविद्यालय में जो विशाखा कमेटी बनी थी, क्योंकि इसमें एक महिला इन्वॉल्व थी जो पीड़िता है, तो वो भी कार्रवाई कर रही है। उसने भी कल दिन में 2 मैराथन बैठकें करी है। बच्ची के माँ पिता से भी बात हुई, बच्ची से भी बात हुई, बहुत सारे लोगों से बात हुई और अब वो विशाखा कमेटी की रिपोर्ट अपने अंतिम पड़ाव पे है और उसमें आगे की कार्रवाई बहुत जल्द हो जाएगी। यूपी में धर्मांतरण को लेकर योगी सरकार बेहद सख्त है। अगर कोई किसी महिला या नाबालिग को डरा धमकाकर, बहला फुसलाकर या शादी का झांसा देकर धर्मांतरण करवाता है तो उसे 20 साल जेल की सलाखों के पीछे बिताने पड़ सकते हैं। शायद यही कारण है कि डॉक्टर रमीज फरार है, लेकिन कब तक फरार रहेगा? कानूनी पंजा डॉक्टर रमीज को आज नहीं तो कल जकड़ ही लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कुल मिलाकर आप अगर देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में वैसे जिहादियों पर कड़ा एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है और की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि इस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ किया जाए, उस नेक्सस में जितने भी लोग हैं उन पर एक्शन लिया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई है कि अवैध तरीके से जो भी उन्होंने बनाया है उसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए। और इसकी तैयारी यूपी में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर रखा है और योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में है। अब बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन वहां के क्रिकेटर को यहां पर यानी कि भारत में पूरे आदर सम्मान के साथ रखा जा रहा है। इसका मतलब यह कि हिंदू वहां मार खाएं और यहां बांग्लादेश के खिलाड़ियों को करोड़ों के भाव में हम तोलकर उन्हें आदर दें। ऐसा हो नहीं सकता था, इसलिए भारी विरोध हुआ, भारी प्रदर्शन हुआ और इसके बावजूद एक एक्शन की बारिश सामने आ गई। लेकिन सोचने का विषय है कि केकेआर ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, ये जानते हुए भी कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। मेहमान जो क्रिकेटर है ना बांग्लादेश का, उनको नहीं रखना चाहिए। बहुत अच्छा कहा विशेष, बहुत अच्छा कहा। बीसीसीआई ने लोगों की भावनाओं को समझा है। शाहरुख खान को आके देश से माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि मुझे माफ करें, मुझसे जो गलती हुई थी उसमें सुधार हुआ है। विरोध का सुर जब तेज हो तो फैसले वापस लेने पड़ते हैं। जनता जब सड़क पर आ जाए तो अच्छों का खेल बिगाड़ देती है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो अब किसी से छिपा नहीं है, लेकिन बावजूद हिंदुओं के नरसंहार के, हिंदुओं की चिताओं पर बांग्लादेशी खिलाड़ियों के लिए रेड कारपेट बिछाने की कोशिश करने वालों को तगड़ा झटका लगा है। देशव्यापी विरोध को देखते हुए केकेआर ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम से बाहर करने के लिए बीसीसीआई ने केकेआर को निर्देश दिया था। बड़ी बात तो ये है कि केकेआर के मालिक शाहरुख खान ने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ से भी ज्यादा की बोली लगाकर खरीदा था। बिल्कुल मैम, सही फैसला ही है। बिल्कुल इस देश से अपनी विरोधी होती है, उसके खिलाड़ी को यदि अपन ऑक्शन करके
सबसे ज्यादा पैसों में यदि खरीद रहे हैं, हम क्यों नहीं ऊपर आएंगे, उठ के हम आवाज उठाएंगे उनके खिलाफ। रहमान को रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए, रिलीज कर देना चाहिए। फिलहाल की स्थिति देखते हुए उसको नहीं रखना चाहिए, बल्कि क्रिकेट में राजनीति हावी नहीं होनी चाहिए। उनके मन में कहीं ना कहीं वो बांग्लादेशी भावना, वो आतंकवादी भावना उनके मन में है, इसलिए उनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। 16 दिसंबर 2025 को आईपीएल के खिलाड़ियों की नीलामी हुई थी। 18 दिसंबर को हिंसा की आग में जल रहे बांग्लादेश में हिंदू दीपू चंद्र दास को जलाकर मार दिया गया था। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कई सालों से हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था, तब बांग्लादेशी खिलाड़ियों को क्यों खरीदा गया और बिना विरोध की चिंगारी के रहमान को अब से पहले टीम से बाहर करने के लिए केकेआर ने क्यों नहीं सोचा? बीसीसीआई ने लोगों की भावनाओं को समझा है। बीसीसीआई ने, भारत सरकार ने देश के सैकड़ों करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को समझते हुए ये निर्णय लिया और बीसीसीआई ने बिल्कुल सही समय पर निर्णय लिया है। शाहरुख खान को आके देश से माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि मुझे माफ करें, मुझसे जो गलती हुई थी उसमें सुधार हुआ है। जो बांग्लादेशी की पूर्व प्रधानमंत्री दिल्ली में है, भारतीय जनता पार्टी उस पर विचार करे कि एक तरफ कहते हैं कि बांग्लादेशियों को रुकने नहीं देना है और उनकी पूर्व प्रधानमंत्री को जो है दिल्ली में रखा हुआ है। ये सिर्फ चुनाव में लोगों को मुद्दों से बहकाने के लिए ये सारी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लाती है। आईपीएल हर सीजन में लगभग 650 करोड़ से 700 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है। इसमें से टीम के संचालन, खिलाड़ियों की सैलरी और अन्य खर्चों को काटकर केकेआर को 150 करोड़ से 170 करोड़ के बीच मुनाफा भी होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या करोड़ों का ये मुनाफा देश की भावनाओं से बड़ा है? बहुत अच्छा कहा विशेष, बहुत अच्छा कहा। और शाहरुख खान कब देश का हित ऐसी रहा है। उसकी पत्नियां स्वयं कहती रहीं कि भारत में घुटन होती है, न उसका कोई व्यक्तित्व है न अस्तित्व। इसमें शाहरुख खान की कोई गलती नहीं है। जब बीसीसीआई की तरफ से उसको ये अनुमति थी कि वो खरीदे तो उसने खरीद लिया। ये इस तरह की बकवास करना कि शाहरुख खान गद्दार है, शाहरुख खान ये है, मुसलमान था इसलिए गद्दार कह दिया। अगर कोई हिंदू एक्टर होता उसको गद्दार बोल के दिखाते। मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश का बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक है और दुनिया भर की लीग में खेलता है। 2016 से मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल का हिस्सा है, लेकिन अब हालात अलग है। बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाकर मारा जा रहा है। ऐसे में 9 करोड़ रुपए खर्च कर बांग्लादेश के खिलाड़ी का चयन करना कितना सही है? पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से। तो भारत वही देश है, ये समझना होगा कि भारत वही देश है जिसने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया था और हाहाकार पाकिस्तान में मच गया। लेकिन जिस देश में हिंदुओं के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, उन्हें जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उस देश के खिलाड़ी को इतना मान सम्मान और इतने करोड़ों में खरीदने की क्या जरूरत थी? एक बहुत बड़ा सवाल है और यह सवाल बीसीसीआई हो या फिर शाहरुख खान हो, उन्हें सोचना होगा। ईरान से खबर आ रही है, वहां तख्ता पलट के बाद खामनेई का क्या होगा, अनाया बता रही है। बिल्कुल विवेक, देखिए ईरान में खामनेई प्रशासन के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है और जगह जगह तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है। तो इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे दी है कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों की हत्या की गई तो अमेरिका ईरान पर सख्त एक्शन भी ले सकता है। देखिए इस रिपोर्ट को। ईरान में शहर शहर हिंसा, खामेनेई का क्या होगा? ट्रंप का क्रोध, सत्ता परिवर्तन वाला प्रतिशोध। ईरान की सड़कों पर विद्रोह की आग भड़की हुई है। सबसे पहले राजधानी तेहरान की इन तस्वीरों को देखिए, जहां बढ़ती महंगाई को लेकर भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों में सरकार के खिलाफ कितना आक्रोश भरा हुआ है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। राजधानी तेहरान में चल रहे शासन विरोधी प्रदर्शनों के दौरान ईरानी झंडे फाड़े जा रहे हैं। रात को ईरान भर में प्रदर्शनकारी इस्लामी शासन के झंडे उतारे गए। दरअसल ईरानियों की ओर से इस झंडे को शासन की तानाशाही और इस्लामाबाद के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।
तेहरान के अलावा धीरे धीरे ये प्रदर्शन ईरान के आध्यात्मिक शहर कोम तक पहुंच चुका है। वो कोम जो ईरान में इस्लाम की राह दिखाता है और शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। लेकिन आज कोम की सड़कों पर गोलियों की तड़तड़ाहट साफ सुनाई दी जा सकती है। कुछ इसी तरह की तस्वीरें खोरमाबाद से भी सामने आई, जहां हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और हर मोहल्ले में इस्लामी शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे डाली, जिसका ईरान ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। दरअसल ट्रंप ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या की गई तो अमेरिका कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिका की तरफ से किसी भी हमले की स्थिति में उसके बेस को निशाना बनाने की धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि हम लॉक्ड एंड लोडेड हैं। वहीं ईरान का कहना है कि हस्तक्षेप करने वालों को ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उन्हें पछतावा होगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसके जवाब में ईरान का कहना है कि ईरान की सुरक्षा हमारी रेड लाइन है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि ईरान में ये हिंसक प्रदर्शनों का दौर सत्ता परिवर्तन की ओर जाएगा। क्या ईरान में तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तख्ता पलट की बात खोखली नहीं है, हवा में नहीं है। ईरान की सड़कों पर जो हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, उस पर ट्रंप ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे प्रदर्शनकारियों को अगर किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया गया तो इसका इंजाम जो है वो खाम नहीं भुगतेंगे, ईरान भुगतेगा। तो ऐसे में ये पूरा एक कड़ा और बड़ा मैसेज ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से है और ईरान को ऐसे मामलों में अब संभलना ही होगा, क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो अब उग्र हो चले हैं और ऐसे में विद्रोह की आग कभी भी तख्ता पलट की तरफ ईरान को लेकर जा सकती है। तो आज के लिए ग्राउंड जीरो से पूछता है भारत में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH